हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कुछ टॉपिक्स हमने वहाँ आपको बताया था जो कम्प्लीटली थ्योरी था और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, जैसे मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, और भी कुछ चीज़ों को हमने वहाँ बताया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस का ही अगला पार्ट्स। ठीक है, उसमें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वहाँ मैंने आपको बताया था। फिर से आज हम उसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इंटरप्रिटेशन एनालिसिस या जो भी है करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि टूल्स ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो टूल्स होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, द एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड टू ascertain और measure the relationship among the financial statement items of a single set of financial statement and change that have taken a place in these items are called tools of financial statement analysis. क्या है बाबू? The analytical methods used to ascertain or measure the relation among the financial statement items of a single set of financial statement, यानी कि अगर कोई फाइनेंस, ये क्या होता है कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है कि एक ऐसा एनालिटिकल मेथड्स होता है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी आइटम्स दिए हुए रहते हैं उनके बीच हम क्या करते हैं, रिलेशन पता करते हैं। ठीक है, एंड चेंज दैट हैव टेकन अ प्लेस इन दीज आइटम्स, और उसका रिलेशन हम पता करके और क्या करते हैं को फिर अपना वो जो भी आइटम्स होता है उसका एक कोई ना कोई सेपरेट जगह होता है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम फिर उसको एक उचित नियमों के अनुसार उसके सभी आइटम्स में हम रिलेशन स्थापित करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहा जाता है, या टूल्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है बाबू? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स क्या होता है, हमने आपको ये पिछले में भी वीडियो में भी बता दिया था। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को हमने बताया था। ठीक है, बट एक बार फिर से हम इसको यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर से जानेंगे, फिर से देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक वित्तीय वर्षों की, जब दो या दो से 2 और मोर देन 2 ईयर्स, यानी कि जब कंपनी क्या करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती है, ये उन लोगों को साथ साथ इस प्रकार दिखाया जाता है कि उन लोगों का निर्वचन किया जा सके, विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, और इस उनका उससे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं।
यहाँ देखिए कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक वर्षों की वित्तीय वर्ष 2 या 2 से अधिक वित्तीय वर्षों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करके एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक ऐसा हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिससे हम क्या करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, ठीक है, उनका एनालिसिस कर सकें, उनका इंटरप्रिटेशन कर सकें, यानी कि उनका निष्कर्ष निकाल सकें, उनका विश्लेषण कर सकें, या फिर हम क्या कहते हैं उनका निर्वचन कर सकें। तो ऐसे स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक विवरण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए मेनली अभी जो हम पढ़ेंगे ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ही को पढ़ेंगे, समझे। अभी हम जो पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट को नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अकाउंट्स के ही अंदर एक रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे जिसको अकाउंटिंग रेशियो भी कहा जाता है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, 12th क्लास में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा बीकॉम, ठीक है, बीकॉम पार्ट 3 में, बीकॉम पार्ट 3 में ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर। और उसके बाद आप पे इसको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अभी 12th क्लास में एक इंटरप्रेन्योरशिप ईपीएस जो सब्जेक्ट होता है बिहार बोर्ड के अंदर, एक इंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ये आप तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम जो अकाउंटेंसी के अंदर 12th क्लास में जो पढ़ेंगे सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मीन्स एक दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है। जैसे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे उसको हम बेस मानेंगे और उसके बाद करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उससे कंपेयर करेंगे। या फिर जहां 2 साल से ज्यादा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर का जो यानी कि जो सबसे पहले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसको हम बेस मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसी से हम सबका बारी बारी से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि वो जो हमारा बेस ईयर जो है अकाउंटिंग ईयर उसके कंपेयर, ठीक है, बाद वाले अकाउंटिंग ईयर में हमें कौन से मदों में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना और वो उसका परसेंटेज क्या हुआ है, ठीक है। जैसे इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है तो फिर वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये चीज़ हम मालूम करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये एनालिसिस कर देने से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने से विभिन्न तरह के इंफॉर्मेशंस वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं ना, ठीक है, या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनको फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करना हो तो प्लानिंग करने में कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही उपयोगी होता है, समझे। उसके बाद होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, आपको ये भी हमने पहले बता दिया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो समान आकार का विवरण, इसे हिंदी में कहा जाता है, इसका मीनिंग होता है, यहाँ क्या होता है कि समान आकार के विवरण में विभिन्न मदों को उससे संबंधित कुल राशि के प्रतिशत के रूप में हम दिखाकर तुलना करते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो भी इसके स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो भी मदे होते हैं उसका तुलना हम उसके टोटल योग से करते हैं, समझे, कुल योग से सभी अलग अलग मदों का तुलना करते हैं, समझे। उसके बाद होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वित्तीय विवरणों के वित्तीय विवरणों के लिए हम अगर किसी फ्यूचर में कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ ये अनुपात विश्लेषण क्या है, बहुत ही उपयोगी होता है। ये क्या होता है कि 2 आइटम्स के बीच एक तरह का अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है, रेशियो
के रूप में उन लोगों का रिलेशन बताता है। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जानते हैं कि कैश का आउटफ्लो या फिर कैश का इनफ्लो। ठीक है, यानी कैश आता है जाता है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कितना आया, इस सब के बारे में हम यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट या ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको हम यहाँ इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस पर चर्चा हम फिर जब एंटरप्रेन्योरशिप आपको जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ बिहार बोर्ड में ही है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, फिर अदर बोर्ड वालों के लिए ये नहीं होता है, समझे। उनको इसके बदले इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। हालांकि बिहार बोर्ड में भी इकोनॉमिक्स होता है, पढ़ना रहता है, लेकिन उसके साथ ऑप्शनल होता है कि आप इकोनॉमिक्स को नहीं रख करके एंटरप्रेन्योरशिप को भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, समझे। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी क्लास में अभी आज जो हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में ही हम चर्चा करें। यहाँ क्या जानेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स इज द ट्रेंड ऑफ सेम आइटम्स। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज द ट्रेंड ऑफ सेम आइटम्स, ग्रुप्स ऑफ आइटम्स, compound items in two or more financial statement of the same business enterprise of different dates। ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा ट्रेंड्स होता है जो सेम आइटम्स को या फिर उसके ग्रुप आइटम को या कंपाउंड आइटम को, जो दो या दो से अधिक फाइनेंशियल, जो एक ही इंटरप्राइज का, एक ही व्यवसाय का, ठीक है, अलग अलग तिथियों में दो या दो से अधिक वर्षों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। ठीक है, यानी कि यहाँ हम क्या करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कि एक ही इंटरप्राइज का, एक ही बिजनेस के दो या दो से अधिक फाइनेंशियल ईयर्स के जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उनका हम यहाँ कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए, टू नो द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न जगहों पर जो उसकी वीकनेस है या फिर उसकी जो मजबूती है उसकी पता लगाना। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि संस्था की, किसी भी कंपनी के कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है, तो संस्था का या बिजनेस का मजबूती या फिर उसकी जो कमजोरी है, उसके अंदर जो कमी है, उस वो जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, उसकी पता लगाना और उस पर विचार विमर्श करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इट हेल्प्स टू नो द चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजिंग होता है, वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उसको जानने में भी ये क्या करता है, उसके बदलाव में जो भी कारण से बदलाव होता है वो ये बताता है कि किन कारणों से वित्तीय विवरण की जो स्थिति है उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, उसका कारण जानना और उस पर डिस्कस करने, ये आपका से निष्कर्ष निकालना ये बताता है ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं इट हेल्प टू डेवलप एंड नो द ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड को, ये व्यवसाय को क्या करता है, विकास करने में या फिर उसके बारे में कि कौन से उपाय किया जाए कि बिजनेस का विकास किया जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके, उसमें ये मदद करता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। ये क्या होता है कि बिजनेस का जो फ्यूचर प्लानिंग होता है, ठीक है, जो पूर्वानुमान लगाया जाता है फ्यूचर के लिए, उसमें भी ये सहायता करता है। या आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय के अंदर पूर्वानुमान लगाने के लिए ये सहायक होता है। उसके बाद टू इंडिकेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर पीरियड्स, यानी कि दो या दो से अधिक वित्तीय वर्षों के दौरान या दो या दो से अधिक सालों के दौरान, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वित्तीय वर्षों के समय में क्या हुआ है,
कि कौन से आइटम्स में, जो विभिन्न तरह के आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कि उन आइटम्स में कितना वृद्धि हुआ है या फिर कितना कमी हुआ, उसका पता ये लगाता है, उसको ये बताता है। ठीक है, किन कारणों से वो कमी या वृद्धि हुई है वो भी ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट से पता चल जाता है। उसके बाद टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी कि ये क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, उसमें जो भी चेंजिंग हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, वो बदलाव किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है, उन सब के बारे में अध्ययन यहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट में किया जाता है। समझे? तो आपने ये जाना कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, देखिए बाबू, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कौन इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसको जानेंगे। तो ये क्या होता है कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ क्या किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों का हम तुलनात्मक विवरण के रूप में जब बनाते हैं, एक स्टेटमेंट, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब तैयार करेंगे, ठीक है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि विभिन्न जो 2 या 2 से अधिक वर्षों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो उस वहाँ हम क्या करते हैं कि विभिन्न मदों का एक साल से दूसरे साल का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपैरेटिव स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है नॉलेज अबाउट द ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, नॉलेज अबाउट द ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, ये क्या कहते हैं, प्रोग्रेस में प्रगति। ठीक है, प्रगति की प्रवृत्ति की जानकारी, यानी कि किन वजह से बिजनेस डेवलप कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बिजनेस में जो प्रगति हो रही है वो किन कारणों से हो रहा है, इसका पता यहाँ चलाया जाता है। जैसे देखिए तुलनात्मक आय विवरण जो हम बनाते हैं, ठीक है, तुलनात्मक आय विवरण, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप 2 चीज़ों को 2 स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट या पीएल स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। तो अब दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट अलग अलग तैयार करते हैं। ठीक है, तो जब तुलनात्मक आय विवरण यानी कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि विभिन्न वर्षों की जो विक्रय है, फिर बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, या फिर विभिन्न तरह के एक्सपेंसेस हैं या ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इन सभी को दिखाया जाता है। ठीक है, और फिर उनका तुलनात्मक विवरण में कई वर्षों की संपत्तियों और दायित्वों में होने वाले परिवर्तन को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि संस्था की प्रगति का पता चल जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट या रिगार्डिंग वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, यानी कि किसी भी संस्था का जो वीक पॉइंट है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि तुलनात्मक विवरण से यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट से संस्था के अंदर, ठीक है, या फिर वित्तीय विवरण के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी बिंदु, वहाँ से कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जहाँ भी अगर उस संस्था की कोई कमजोरी है, कोई वीक पॉइंट है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जब उसके बारे में जैसे कोई वीक पॉइंट है और उसकी इंफॉर्मेशन जब पता चल जाता है, तो जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, उसमें इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करता है, और जो भी उचित कदम उठाना पड़े उसको इम्प्रूव करने के लिए वो किया जाता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग, यानी कि ये क्या होता है कि पूर्वानुमान लगाने में, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है,
जैसे देखिए यहाँ क्या होता है कि हम यहाँ पिछले कई वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो हमें ये पता चलता है ना कि हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसी को हम आधार मान करके, उसी को बेस मान करके हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए अभी हम प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्लानिंग हम जब भी करते हैं, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, पास्ट की घटनाओं को हम अध्ययन करके, ठीक है, और तभी हम फ्यूचर के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं या प्लानिंग करते हैं। समझे? तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंस या फिर आप कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ फाइनेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। ठीक है, इस एक बात और आपको बता दूं कि आप फाइनेंस ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 आप ज़रूर देखेंगे। जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आया है उसको आप ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ही आप ये आज की इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पूरी बात बेहतर तरीक़ा से अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। समझे? और स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि हम क्या करेंगे, अब जो अपना अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो वहाँ आपको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं और अगर कोई क्वेश्चन हमें मिले तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे और इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और लाइक करेंगे, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।